कल हमने एन कपल्ड ऑसिलेटर देख रहे थे और एन कपल्ड ऑसिलेटर में अपने पास में जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन इज इक्वल टू 2 माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी इंटू ए पी थी। इस इक्वेशन को अपन रीअरेंज करके लिख सकते हैं ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन अपॉन ए पी इज इक्वल टू 2 ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन एम ए है। ओमेगा के किसी निश्चित मान के लिए इस समीकरण के RHS का मान नियत है तथा P पर डिपेंड नहीं कर रहा है, अतः यह समीकरण P के सभी मानों के लिए वैध है। दैट इज N इज इक्वल P इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल N। ए पी प्लस वन ए पी माइनस वन का भी वही मान देते हैं जो कि सीमांत प्रतिबंधों को पूरा करता है। दैट इज़ ए ज़ीरो बराबर जीरो हो जाए और ए एन प्लस वन बराबर जीरो हो। यदि हम ये मान लें कि विभिन्न कणों के आयाम संख्या पी पर निम्न रूप से आधारित है, दैट इज़ ए पी इज इक्वल टू साइन पी थीटा, जहाँ सी एक नियतांक है और थीटा ओमेगा एन के दिए गए मान के लिए नियत होता है। तो समीकरण के आधार पर कण के निकटवर्ती कणों के आयाम होंगे ए पी माइनस वन इज इक्वल टू सी साइन पी माइनस वन थीटा और ए पी प्लस वन इज इक्वल टू सी साइन पी प्लस वन इंटू थीटा। समीकरण का मान अगर हम ए पी प्लस वन प्लस ए पी माइनस वन अपॉन ए पी में रख दें तो मेरे पास में क्या आता है, सी साइन पी माइनस वन थीटा प्लस सी साइन पी प्लस वन थीटा अपॉन सी साइन पी थीटा और सी साइन पी माइनस वन थीटा प्लस साइन पी प्लस वन थीटा, सी कॉमन ले लिया अपने, अपॉन सी साइन पी थीटा और इट इज़ इक्वल टू 2c साइन पी थीटा कॉस थीटा, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले से अपन ने खोल लिया, साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू अपॉन सी साइन पी थीटा, इट इज़ इक्वल टू 2 कॉस थीटा आ जाएगा। साइन पी थीटा और साइन पी थीटा कैंसिल हो जाएगी, जो कि नियत है तथा पी पर आधारित नहीं होता है, जो कि RHS में भी अपने पास में आ रहा था उसी इक्वेशन में कि पी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। सीमांत प्रतिबंधों के अनुसार ए ज़ीरो इज इक्वल टू ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ए ज़ीरो तो हो जाएगा सी साइन जीरो अर्थात p इज इक्वल टू जीरो पर, तो ये जीरो के बराबर आएगा तथा ए एन प्लस वन इज इक्वल टू सी साइन एन प्लस वन थीटा, ये भी जीरो के बराबर है सीमांत प्रतिबंध के अनुसार। यह प्रतिबंध तभी संतुष्ट होगा जबकि n प्लस वन इंटू थीटा इज इक्वल टू एन पाई के बराबर होगा, जहाँ की n बराबर 1 2 3 होगा और थीटा इज इक्वल टू एन पाई अपॉन कैपिटल N प्लस वन। थीटा का ये मान अगर अपन ए पी में रख दें तो मेरे पास में ए पी की इक्वेशन आ जाएगी ए पी सी साइन पी एन पाई अपॉन कैपिटल N प्लस वन और ए पी माइनस वन प्लस ए पी प्लस वन अपॉन ए पी इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा था, तो थीटा की वैल्यू रख दी मैंने, तो 2 कॉस एन पाई अपॉन कैपिटल N प्लस वन हो जाएगा। ये दो इक्वेशन जो मेरे पास में आई हैं, इनसे सामान्य विधाओं की संभावित आवर्तियों का मान ज्ञात किया जा सकता है। एनवीं विधा के लिए 2 ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस एन पाई अपॉन कैपिटल N प्लस वन हो जाएगा और ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओमेगा जीरो स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस एन पाई अपॉन कैपिटल N प्लस वन और 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है उससे अपन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के बराबर होता है, तो अपन उससे इसको लिख सकते हैं 4 ओमेगा जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन 2 कैपिटल N प्लस वन और ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 ओमेगा जीरो साइन एन पाई अपॉन 2 कैपिटल N प्लस वन और ओमेगा ज़ीरो की वैल्यू अंडर रूट टी अपॉन एम ए है। तो ओमेगा एन आवर्ती की विधा में पीएथ कण का आयाम क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू सी साइन
पी एन पाई अपॉन कैपिटल एन प्लस वन। निम्न दोलकों के लिए अगर अपन इन समीकरणों का उपयोग करें, एकल दोलक के लिए कैपिटल एन 1 हो जाता है, इस पी बराबर 1 होता है और एन बराबर 1 होता है, तो ओमेगा 1 का मान आ जाएगा मेरे पास में ट्वाइस ओमेगा 0 साइन पाई बाय 4 और इट इज़ इक्वल टू रूट 2 ओमेगा 0, इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2t बाय एम ए। और a1 का मान आ जाएगा मेरे पास में पहले कण का आयाम c साइन पाई बाय 2, इट इज़ इक्वल टू c। द्वियुग्मित दोलकों के लिए कैपिटल N बराबर 2, p बराबर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, और n का मान 1 तथा 2 होगा। तो ओमेगा n इज इक्वल टू 2 ओमेगा 0 साइन n पाई बाय 6 हो जाएगा एक तो, और इसके लिए AP का मान हो जाएगा c साइन p n पाई बाय 3। प्रथम कंपन के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए आवर्ती हो जाएगी ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 ओमेगा 0 साइन पाई बाय 6, दैट इज अंडर रूट t अपॉन एम ए, और जहाँ पे ओमेगा 0 का मान अंडर रूट t अपॉन एम ए है। इस विधा के कणों के आयाम होंगे a1 इज इक्वल टू c साइन पाई बाय 3 और a2 इज इक्वल टू c साइन 2 पाई बाय 3, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखी और फिर 2 रखी, अर्थात a1 और a2 दोनों का मान बराबर होता है। यह समान कला विधा होगी। द्वितीय कंपन विधा n इज इक्वल टू 2 के लिए आवर्ती ओमेगा 2 ओमेगा 0 साइन पाई बाय 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ओमेगा 0 और इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3t बाय एम ए। और इस विधा में कंपनों के आयाम होंगे, कणों के आयाम a1 इज इक्वल टू c साइन 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू c साइन पाई बाय 3 और a2 इज इक्वल टू c साइन 4 पाई बाय 3, इट इज़ इक्वल टू माइनस c साइन पाई बाय 3, अर्थात a1 इज इक्वल टू माइनस a2। इसलिए ये विपरीत कला में प्रदर्शित करता है कि ये विपरीत कला में कंपन हो रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रिकली कपल्ड सर्किट्स देखते हैं। प्रेरक टू L व धारिता C युक्त परिपथ विद्युत दोलकों LC परिपथ में युग्मन दो प्रकार से होता है, एक तो धारितीय युग्मन और एक इंडक्टिव युग्मन। तो धारितीय युग्मन की बात करते हैं अपन, जब दो प्रतिरोध मुक्त LC परिपथ हैं और धारिता के द्वारा युग्मित किया गया है। ये LC परिपथ हैं दो, पहला परिपथ ये है, दूसरा ये है, और इनको एक धारिता के द्वारा अपन ने जोड़ा हुआ है। परिपथ में इंडक्टेंस का मान L तथा धारिता का मान C है। तो LC परिपथों को मध्य के संघनित्र की सहायता से एक दूसरे के साथ युग्मित किया गया है। माना इसकी धारिता भी C है। माना किसी समय संघनित्र की प्लेटों पर आवेशों का मान Q1, Q2 और C Q3 है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तथा परिपथों में धारा का मान क्रमशः I1 और I2 है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। यह परिपथ I में धारा के परिवर्तन की दर di1 अपॉन dt है, तो प्रेरक टू L में उत्पन्न विद्युत वाहक बल L di बाई dt होगा। संघनित्र पर आवेश Q1 विभवांतर माइनस Q1 बाय C उत्पन्न होता है। संघनित्र पर Q3 विभवांतर Q3 बाय C उत्पन्न करेगा, जिससे धारा I1 का मान बढ़ेगा। L di बाय 1 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस Q1 बाय C प्लस Q3 बाय C, पहली इक्वेशन ही आ जाएगी। और दूसरे परिपथ से इक्वेशन आ जाएगी L di2 बाय dt इज इक्वल टू Q2 बाय C माइनस Q3 बाय C। समीकरण 1 तथा 2 को अवकलित करने पर अपने पास में आ जाएगा L d2i1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय सी dq1 अपॉन dt प्लस 1 बाय सी dq3 अपॉन dt, और L d2i2 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय सी dq2 अपॉन dt माइनस 1 बाय सी dq3 बाय dt। dq1 बाय dt इज इक्वल टू i1 है, dq2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस i2 है, और dq3 अपॉन dt इज इक्वल टू i2 माइनस i1 है। ये वैल्यू अगर अपन इन इक्वेशंस में रखते हैं तो मेरे पास में आता है L d2i1 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी i1 प्लस 1 अपॉन सी i2 माइनस i1, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी L d2i2 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय सी i2 माइनस 1 बाय सी i2 माइनस i1।
L को M से, 1/c को K से और I1 को X से और तथा I2 को Y से प्रतिस्थापित करें तो समीकरण दो युग्मित यांत्रिक दोलकों के समीकरणों के समरूप होगी। इसकी दो सामान्य विधाएं होंगी। पहली हो जाएगी, प्रथम विधा के लिए I2 = I1 लेने पर L d2I1/dt² = -I1/c और L d2I1/dt² + I1/c = 0। इस समीकरण का सामान्य हल होगा I = a cos ω1t + φ1। यहाँ प्रथम सामान्य विधा की कोणीय आवर्ती ω1 = 1/√LC। द्वितीय कंपन विधा के लिए I1 = -I2 लेने पर L d2I1/dt² = -3I1/c L d2I1/dt² + 3I1/c = 0 हो जाएगा। इस समीकरण का सामान्य हल होगा I = b cos ω2t + φ2, जिससे ω2 का मान √3/LC आ जाएगा, जो द्वितीय सामान्य विधा के कारण कोणीय आवर्ती होती है। प्रथम विधा में बीच के संघानित्र पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात Q3 = 0। इस संघानित्र को हटाने पर आवेशों की गति प्रभावित नहीं होती है। प्रथम विधा में आवेश Q1 तथा Q2 के परिणाम हमेशा बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं। द्वितीय कंपन विधा में आवेश Q1 तथा Q2 के परिणाम बराबर लेकिन समान प्रकृति के होते हैं। इसलिए Q3 आवेश का मान Q1 या Q2 के परिणाम का दुगना लेकिन विपरीत प्रकृति का होता है।